नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इस विशेष व्याख्यान में। आज हम बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और वो है लोकतंत्र। हम इसका एक पूरा परीक्षा केंद्रित विश्लेषण करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो सत्र है ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो यूपीएचईसी, यूपीजीडीसी या किसी भी दूसरे राज्य की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और वो भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। और जैसा कि आप जानते ही होंगे, लोकतंत्र या जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वो पॉलिटिकल थ्योरी का एक ऐसा कोर टॉपिक है जिससे सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए आज इस विषय को एकदम अच्छे से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है, फिर देखेंगे इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, इसके महत्व और इससे जुड़े विचारकों पर भी बात करेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, आखिर में हम कुछ पुराने परीक्षा के सवालों का विश्लेषण भी करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर ये लोकतंत्र है क्या। हम इसकी परिभाषा, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और ये कितने प्रकार का होता है, इन सब पर गौर करेंगे। अच्छा, ये जो शब्द है ना, डेमोक्रेसी, ये आया है प्राचीन ग्रीक भाषा से। ये दो शब्दों को जोड़कर बना है। डेमोस, जिसका मतलब होता है जनता, और क्राटोस, जिसका मतलब है शासन। तो सीधा साधा मतलब क्या निकला? जनता का शासन। ये जो इसका मूल अर्थ है ना, इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहां से डायरेक्ट सवाल बन जाता है परीक्षा में। अब अगर हम इसके प्रकारों की बात करें तो मोटे तौर पर दो तरह के लोकतंत्र होते हैं। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये वैसा था जैसा पुराने एथेंस में होता था, जहां सारे नागरिक खुद ही मिलकर सीधे फैसले ले लेते थे। और दूसरा है प्रतिनिधि लोकतंत्र, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो आज पूरी दुनिया में सबसे आम है। इसमें हम और आप क्या करते हैं? हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो हमारी तरफ से शासन करते हैं। तो एक सच्चे लोकतंत्र की पहचान क्या है? देखिए, कुछ बुनियादी बातें हैं। सबसे पहली बात, असली ताकत जनता के हाथ में होती है। फिर कानून के सामने सब बराबर हैं। हाँ, फैसले तो बहुमत से होते हैं, पर जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों की सुरक्षा भी जरूरी है। आजाद और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, लोगों को नागरिक स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। और इन सब को जो चीज एक साथ बांध कर रखती है वो है विधि का शासन, जिसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम नोट है आपके लिए। ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र की परिभाषा, उसके प्रकार और जो विशेषताएं हमने अभी देखी, इनसे सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आपकी पकड़ एकदम मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि लोकतंत्र है क्या। अब जरा इसकी कहानी को समझते हैं, इसकी यात्रा को देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन ग्रीस से शुरू होकर आज के आधुनिक युग तक पहुंचा। ये कहानी हजारों साल पुरानी है। इसकी शुरुआत होती है करीब 594 ईसा पूर्व में, जब सोलन ने एथेंस में कुछ सुधार किए। लेकिन असली रूप इसे दिया क्लिस्थनीज ने 508 ईसा पूर्व में। इसीलिए तो उन्हें एथेनियन लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है। फिर आया पेरिक्लीस का दौर, जिसे एथेंस के लोकतंत्र का स्वर्ण युग कहते हैं। और फिर कई सदियों के बाद 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब मताधिकार के लिए आंदोलन हुए तो ये व्यवस्था पूरी दुनिया में फैल गई। चलिए, अब दो बहुत जरूरी सवालों पर आते हैं। पहला, हमें लोकतंत्र चाहिए ही क्यों? ये इतना जरूरी क्यों है? और दूसरा, वो कौन से बड़े बड़े विचारक हैं जिन्होंने लोकतंत्र के विचार को आकार दिया है? तो लोकतंत्र क्यों जरूरी है? सोचिए जरा। सबसे बड़ी बात, ये हमारे व्यक्तिगत अधिकारों और आजादी की रक्षा करता है। ये पक्का करता है कि सरकार जो भी करे उसके लिए वो जनता को जवाब दे। हमारे संविधान के जो मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, उनको मजबूती देता है। और जब रूल ऑफ लॉ होता है, पारदर्शिता होती है, तो भ्रष्टाचार भी कम होता है, जिससे देश में स्थिरता और आर्थिक विकास भी आता है। अब ये स्लाइड मैं कहूंगा परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से मैच द फॉलोइंग वाले सवाल खूब बनते हैं। देखिए, प्लेटो लोकतंत्र के आलोचक थे। वो फिलोसोफर किंग्स की बात करते थे। वही उनके शिष्य अरस्तु ने पॉलिटी को सबसे अच्छा व्यवहारिक रूप माना। जॉन लॉक ने कहा कि सरकार जनता की सहमति से चलनी चाहिए। रूसो ने सामान्य इच्छा यानी जनरल विल का जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया। फिर एलेक्सिस de Tocqueville ने अमेरिकी लोकतंत्र का अध्ययन किया और बहुमत की निरंकुशता के खतरे से हमें चेताया। और J.S. मिल तो प्रतिनिधि सरकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे।
चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसे प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। हम आ गए हैं अपने सबसे जरूरी हिस्से में, जहां हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को सीधे परीक्षा में आए हुए सवालों से जोड़ेंगे। देखिए, अगर पूरे टॉपिक को जल्दी से रिवाइज करना हो तो एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। क्या, कब, कैसे और क्यों। लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन, डीमोस और क्रातोस। कब शुरू हुआ? प्राचीन एथेंस में 508 बीसी के आसपास। कैसे इसका विकास हुआ? ये डायरेक्ट से रिप्रेजेंटेटिव बना। और क्यों जरूरी है? अधिकारों, जवाबदेही और संविधानवाद के लिए। है ना ये रिवीजन का एक शानदार तरीका? तो चलिए एक सवाल देखते हैं जो यूपीएचईसी में आ चुका है। सवाल यह है कि लोकप्रिय संप्रभुत्व यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी और सामान्य इच्छा यानी जनरल विल, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स किस विचारक से जुड़े हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए जॉन लॉक, बी जे रूसो, सी एरिस्टोटल या डी जे.एस. मिल। सोचिए जरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जे रूसो। याद है, हमने बात की थी, रूसो ने अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही जनरल विल का ये सिद्धांत दिया था। उनका कहना था कि जो सभी नागरिकों की सामूहिक इच्छा है वही संप्रभु है, वही कानून का स्रोत है। बहुत बढ़िया। अब एक और सवाल देखते हैं, ये यूपीजीडीसी से है। सवाल है आइसिनोमिया, जिसका मतलब होता है कानून के सामने बराबरी। ये सिद्धांत सबसे पहले किस एथेनियन नेता ने पेश किया था? आपके विकल्प हैं सोलन, पेरिक्लीज, क्लिस्थेनीज या ड्रेको। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्लिस्थेनीज। अब देखिए, इस सवाल से पता चलता है कि आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर भी ध्यान देना होगा। क्लिस्थेनीज ने ही 508 ईसा पूर्व में अपने सुधारों के तहत आइसोनोमिया का सिद्धांत लागू किया था। ये एथेंस में लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। तो कुल मिलाकर याद रखने वाली बात क्या है? सवाल ज्यादातर 3 तरह के बनते हैं। पहला, थिंकर और उनकी बुक का मिलान। दूसरा, किसी कॉन्सेप्ट का किसी थिंकर से क्या संबंध है। और तीसरा, महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल फैक्ट्स। अपनी तैयारी को इन 3 चीजों के इर्द गिर्द रखिए। तो सार ये है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में सफल होना है तो लोकतंत्र की इस अवधारणा पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी की नींव नहीं है, बल्कि ये आज की पूरी शासन व्यवस्था को समझने की चाबी है। तो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी पॉलिटिकल थियरी के दूसरे जरूरी कॉन्सेप्ट्स पर इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे। और जाने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, हम सब भविष्य के शिक्षक हैं, तो ये हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत हैं वो सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाए ना जाए, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए उन्हें सहेज कर भी रखा जाए। हम ये कैसे कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।